छोटे छोटे डेफिनेशंस आएंगी, कुछ टर्म्स आएंगी, वो आपको पता होने चाहिए। तो इम्पॉर्टेंट टर्म्स रिलेटेड टू मसल कॉन्ट्रैक्शन, मसल कॉन्ट्रैक्शन। मसल कॉन्ट्रैक्शन से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं बेटा, जैसे मसल फटीग, ऑक्सीजन डेप्थ, रिगर मोर्टिस। ये टर्म्स आपको समझ में आना चाहिए, इससे आपको कंप्लीटली कि कैसे मसल कॉन्ट्रैक्ट करती हैं, किस तरह की कॉम्प्लिकेशन आती है, थोड़ी सी फिजियोलॉजी भी आपको समझ में अच्छे से आएगी। तो इम्पॉर्टेंट टर्म्स रिलेटेड टू मसल कॉन्ट्रैक्शन में सबसे पहली हेडिंग डालें मसल फटीग। मसल फटीग क्लियर, क्या होता है इसका मीनिंग एंड हाउ कैन यू डिफाइन मसल फटीग। तो मसल फटीग इज डिफाइंड एज, it is defined as decrease in power of contraction, decrease in power of contraction, power of contraction, decrease in power of contraction due to sustained stimulus। जब मसल को कंटिन्यूस स्टिमुलस सप्लाई हो रहा है, मसल रिलैक्स ही नहीं कर पा रही, कॉन्टीन्यूसली कॉन्ट्रैक्ट कर रही है, तो जिसकी वजह से मसल्स फर्दर उसके अंदर पावर ऑफ कॉन्ट्रैक्शन क्या हो जाती है बेटा, रिड्यूस हो जाती है, डिक्रीज हो जाती है। इसी को हम क्या कहते हैं, मसल फटीग कहते हैं। तो इट इज़ डिफाइंड एज डिक्रीज इन पावर ऑफ कॉन्ट्रैक्शन ड्यू टू सस्टेन्ड स्टिमुलस। जब आप कंटिन्यूस स्टिमुलस दे रहे हो तो पावर ऑफ मसल कॉन्ट्रैक्शन डिक्रीज हो रही है, जिसको आप क्या बोलते हो, मसल फटीग कहते हो। और यू कैन कॉल सिंपली डिफाइन रिडक्शन इन द फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन, रिडक्शन इन द फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन। बेटा जिस भी बच्चे के डाउट हैं वो बाद में व्हाट्सएप के थ्रू ले लेना, फटाफट राइट करें। फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन ऑफ मसल, टाइप करने में टाइम वेस्ट मत करें अपना। कॉन्ट्रैक्शन ऑफ मसल आफ्टर प्रोलॉन्ग्ड स्टिमुलेशन, आफ्टर प्रोलॉन्ग्ड स्टिमुलेशन, प्रोलॉन्ग्ड स्टिमुलेशन। क्लियर है पॉइंट। इस फिनोमिना को क्या बोलते हैं, मसल फटीग कहते हैं। तो रिडक्शन इन द फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन ऑफ मसल आफ्टर प्रोलॉन्ग्ड स्टिमुलेशन, यदि लंबे टाइम तक स्टिमुलस आता जा रहा है और मसल कॉन्टिन्यूसली कॉन्ट्रैक्टेड स्टेज में रिलैक्स नहीं हो पा रही, तो धीरे धीरे उसकी पावर रिड्यूस हो जाती है कॉन्ट्रैक्शन होने की। इसी फिनोमिना को क्या बोलते हैं हम, मसल फटीग। एंड व्हाट आर द कॉज बिहाइंड मसल फटीग, आपको पता होना चाहिए कॉज क्या है। तो आप लिखें कॉज क्या है। इन द एब्सेंस ऑफ O2, इन द एब्सेंस ऑफ O2, इन द एब्सेंस ऑफ O2 कैसी रेस्पिरेशन चलेगी आपकी मसल में, एनारोबिक चलेगी। एनारोबिक ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज प्रोड्यूस लैक्टिक एसिड। क्या प्रोड्यूस करता है बेटा, लैक्टिक एसिड, जिसको आप लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन भी कहते हो। तो लैक्टिक एसिड का लेवल क्या होता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है। दिस इज द इम्पॉर्टेंट पॉइंट। हेयर द लेवल ऑफ लैक्टिक एसिड इंक्रीजेस। डायरेक्ट क्वेश्चन नेट में आता है, व्हाट आर द कॉज बिहाइंड मसल फटीग, तो आप क्या लिखेंगे, इंक्रीज इन कंसंट्रेशन ऑफ लैक्टिक एसिड एंड इट इज ऑफ ड्यू टू एनारोबिक ब्रेकडाउन। तो इन द एब्सेंस ऑफ O2 और यू कैन कॉल इन द पार्शियल सप्लाई ऑफ O2, लैक्टिक एसिड की फॉर्मेशन होनी शुरू हो गई। तो अभी लैक्टिक एसिड कहाँ एक्यूमुलेट होती जा रही है, अपनी मसल्स में एक्यूमुलेट होती जा रही है। तो यू कैन राइट डाउन, इसी को कंटिन्यू कर रही हूँ बेटा मैं, यू कैन राइट डाउन
lactic acid lead to accumulation का मतलब होता है इकट्ठा होना, accumulate होना, क्लियर। accumulation of lactic acid, accumulation of lactic acid lead to muscle fatigue, muscle fatigue, clear। that is muscle doesn't respond to stimulus, hence there is no further muscle contraction, that is muscles does not respond to stimulus, wording में लिख सकते हैं बेटा, does not respond to stimulus and hence there is further no muscle contraction, फर्दर कोई मसल कॉन्ट्रैक्शन नहीं होती, उस फिनोमिना को क्या बोलते हैं, मसल फटीग कहते हैं। तो कोई एथलीट है बेटा, बहुत हैवी एक्सरसाइज उन्होंने किया है, तो उनके मसल्स में किसकी एक्यूमुलेशन हो चुकी है, लैक्टिक एसिड की, और उनकी मसल फटीग हो चुकी है, तो इमीडिएटली क्या करेंगे आप, कैसे डिस्पोज ऑफ करेंगे इस लैक्टिक एसिड को, क्या रेमेडी है, कैसे इससे बचें या कैसे हम इसको ठीक करें। तो फटीग्ड मसल नीड, जो मसल थक चुकी है जिसमें लैक्टिक एसिड का लेवल बढ़ चुका है, नीड एक्स्ट्रा O2, इसको किसकी रिक्वायरमेंट है, एक्स्ट्रा O2 ऑक्सीजन की, ताकि इस लैक्टिक एसिड की फर्दर ब्रेकडाउन हो सके CO2 एंड O2, एक्स्ट्रा O2 टू डिस्पोज ऑफ का मतलब हटाना, जो स्केलेटल मसल में लैक्टिक एसिड डिपॉजिट हो चुका है, एक्यूमुलेट हो चुका है, इसको डिस्पोज ऑफ करना है, डिस्पोज ऑफ एक्यूमुलेटेड लैक्टिक एसिड, so after a strenuous exercise, faster breathing should be continued। जब भी आप तेज़ी से भागते हैं उसके बाद हम फास्टर ब्रीदिंग क्यों करते हैं, क्या इसके पीछे रीज़न है, तो होपफुली आपको क्लियर हो गया होगा कि हम ऐसा क्यों करते हैं, ताकि हम अपनी मसल से लैक्टिक एसिड को डिस्पोज ऑफ कर सकें, क्योंकि यदि मसल फटीग्ड रहेंगी तो वो नेक्स्ट स्टिमुलस को रिसीव नहीं करेंगी। तो दिस इज द फर्स्ट टर्म रिलेटेड टू मसल कॉन्ट्रैक्शन। नाउ कम ओवर द सेकेंड टर्म, ऑक्सीजन डेप्थ। डेप्थ का मतलब क्या होता है, कमी होना। तो राइट डाउन, माइनर डिफरेंस है बेटा इन सारे टर्म्स में। आपको सुनने में ऐसा लगेगा कि एक ही चीज़ है, लेकिन आप ध्यान से देखेंगे तो बिल्कुल माइनर डिफरेंस, और ये क्वेश्चन आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम में थोड़ा सा कंफ्यूज करते हैं। तो अभी मैंने आपको टर्म समझाया, मसल फटीग, एंड इट इज़ ऑफ ड्यू टू हाई लेवल ऑफ, की पॉइंट क्या याद रखना, इट इज़ ऑफ ड्यू टू हाई लेवल ऑफ लैक्टिक एसिड एंड ड्यू टू एनारोबिक ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज, ड्यू टू इनसफिशिएंट सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन टू द स्केलेटल मसल। क्लियर है यहाँ तक बेटा? नाउ द नेक्स्ट हेडिंग और नेक्स्ट टर्म इज ऑक्सीजन डेप्थ। ऑक्सीजन डेप्थ, हाउ कैन यू डिफाइन ऑक्सीजन डेप्थ? तो लिखें क्या मतलब होता है इसका। ऑक्सीजन डेप्थ लिखें, ड्यूरिंग स्टर्नस एक्सरसाइज। अभी जो आपने लिखा, ड्यूरिंग स्टर्नस का मतलब विग्रस, जब बहुत ज़्यादा फिजिकल वर्कआउट किया गया, उसके लिए हम टर्म यूज़ करते हैं स्टर्नस। ड्यूरिंग स्टर्नस एक्सरसाइज lactic acid accumulation is more. During strenuous exercise, lactic acid accumulation is more. यहाँ से हम
स्टार्ट कर रहे हैं कि जैसे जैसे आप लैक्टिक एसिड का लेवल बढ़ता जा रहा है, आपकी मसल्स फटीग होती जा रही है, तो क्या मतलब होता है ऑक्सीजन डेप्थ का, इस चीज़ को हमें समझना है। मतलब लेवल क्या हो चुका है बेटा, यहाँ पे इंक्रीज हो चुका है। क्लियर? लैक्टिक एसिड ब्रेकडाउन इज, आप कहें कि लेस, यदि ऑक्सीजन कम है तो लैक्टिक एसिड ब्रेकडाउन भी क्या होगी बेटा, धीरे धीरे होगी, क्योंकि ऑक्सीजन चाहिए लैक्टिक एसिड को ब्रेक डाउन करने के लिए। तो ड्यूरिंग स्टर्नस एक्सरसाइज लैक्टिक एसिड एक्युमुलेशन इज मोर एंड लैक्टिक एसिड ब्रेकडाउन इज लेस। एसिड ब्रेकडाउन इज लेस, बन ज़्यादा रही है और ब्रेकडाउन कम हो रही है। मैं क्या कह रही हूँ कि जैसे ही मसल फटीग हो चुकी है, लैक्टिक एसिड की फॉर्मेशन और एक्युमुलेशन रेट तो ज़्यादा है, और लैक्टिक एसिड की ब्रेकडाउन रेट क्या है बेटा, लेस है, डिक्रीज हो चुकी है। ऐसा नहीं है कि ब्रेकडाउन नहीं हो रही लैक्टिक एसिड, साइमल्टेनियस बनती हैं, साइमल्टेनियस ब्रेकडाउन भी होती हैं, बट द रेट ऑफ फॉर्मेशन एंड एक्युमुलेशन इज मोर एज कंपेयर टू ब्रेकडाउन, बिकॉज oxygen is required for their breakdown, क्योंकि उसकी ब्रेकडाउन के लिए, किसकी ब्रेकडाउन के लिए, लैक्टिक एसिड की ब्रेकडाउन के लिए हमें ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट है, और ऑक्सीजन मिल नहीं रहा, तो ऑक्सीजन मिल नहीं रहा तो लैक्टिक एसिड बन रहा है, एक्यूमुलेट हो रहा है, पर उसकी ब्रेकडाउन क्या होती जा रही है, डिक्रीज होती जा रही है, और भी ज़्यादा डिक्रीज होती जा रही है। इसका मतलब ब्लड के अंदर लैक्टिक एसिड का लेवल बढ़ता जा रहा है। तो ड्यूरिंग रिकवरी पीरियड, यू कैन राइट डाउन ड्यूरिंग रिकवरी पीरियड, दैट इज आफ्टर स्टर्नस एक्सरसाइज, ड्यूरिंग रिकवरी पीरियड, कि आप एक्सरसाइज कर चुके हो, ड्यूरिंग रिकवरी पीरियड, दैट इज आफ्टर स्टर्नस एक्सरसाइज, उसके बाद क्या होने वाला है मसल्स में, देखें। अब जब रिकवरी पीरियड चल रहा है तो आपके मसल्स में ऑक्सीजन की डिमांड क्या हो चुकी है बेटा, बढ़ चुकी है। ऑक्सीजन की डिमांड बढ़ गई, क्योंकि एक तो ऑक्सीजन हमें चाहिए एटीपी जनरेट करने के लिए, दूसरा ऑक्सीजन चाहिए इस लैक्टिक एसिड को डिस्पोज ऑफ करने के लिए, क्योंकि लैक्टिक एसिड का लेवल बढ़ चुका है। तो यू कैन राइट डाउन O2 कंजप्शन, O2 consumption of muscles increases many folds बढ़ चुके हैं। this extra oxygen consumption नॉर्मल मसल्स के कंपैरिजन में किस मसल को ऑक्सीजन चाहिए ज़्यादा बेटा, जो मसल फटीग है, थकी हुई है। तो दिस एक्स्ट्रा ऑक्सीजन कंजप्शन ड्यूरिंग रिकवरी पीरियड to dispose of accumulated क्या accumulated था, lactic acid is known as oxygen depth। तो फुली आपको क्लियर हो गया होगा इसका मीनिंग। मैं क्या कह रही हूँ, मैं कह रही हूँ कि वैसे तो हमारे स्केलेटल मसल्स नीड कांस्टेंट सप्लाई ऑफ O2, बट यदि हमारी मसल फटीग हो चुकी है, उसमें लैक्टिक एसिड एक्यूमुलेट हो चुका है, तो उसकी ऑक्सीजन कंजप्शन रिकवरी पीरियड में बढ़ जाती है। टू डिस्पोज ऑफ लैक्टिक एसिड, उस फिनोमिना को या उसके लिए हम क्या टर्म यूज़ करते हैं, ऑक्सीजन डेप्थ। सो मसल इज इन ऑक्सीजन डेप्थ, नीड डीप एंड रैपिड ब्रीदिंग, कैरिंग more and more oxygen into the lungs and
इवेंचुअली टू द टिश्यू, ऐसा हम करते हैं। तो इसीलिए जब भी हम कोई ऐसा फिजिकल वर्कआउट करता है तो आपकी बॉडी में ब्रीदिंग रेट क्यों बढ़ जाती है, क्योंकि मसल्स के अंदर ऑक्सीजन डेप्थ क्या हो चुकी है, बढ़ चुकी है। मतलब जिस भी मसल की ऑक्सीजन डेप्थ जितनी ज़्यादा है वो इसका मतलब वो उतनी ही क्या है, फटीग्ड है। तो ऑक्सीजन डेप्थ इंडिकेट indicate degree of fatigue, कितनी थकावट है, कितनी मसल्स अपनी थकी हुई है। सो मसल्स इन ऑक्सीजन डेप्थ, ऑक्सीजन डेप्थ मसल में कब होगी, जब मसल में लैक्टिक एसिड का लेवल बढ़ा होगा, इंक्रीज होगा, फटीग होगी जब मसल। सो मसल्स इन ऑक्सीजन डेप्थ नीड डीप एंड रैपिड ब्रीदिंग, फास्टर ब्रीदिंग होगी, रैपिड ब्रीदिंग रेट, रैपिड ब्रीदिंग, कैरिंग मोर ऑक्सीजन into the lungs, and eventually to the tissue, ताकि मस्कुलर टिश्यू के पास ज़्यादा से ज़्यादा ऑक्सीजन पहुंच सके। तो होपफुली यू कैन ईजिली डिफ्रेंशिएट बिटवीन टर्म मसल फटीग एंड ऑक्सीजन डेप्थ। मसल फटीग में लैक्टिक एसिड का लेवल बढ़ता है, क्योंकि लैक्टिक एसिड का लेवल बढ़ चुका है तो उसको डिस्पोज ऑफ करने के लिए किसकी डिमांड बढ़ चुकी है, ऑक्सीजन की, और उसके लिए हम क्या टर्म यूज़ करते हैं, ऑक्सीजन डेप्थ। तो कितनी डिमांड है किसी भी स्केलेटल मसल में ऑक्सीजन की, उसके लिए हम क्या टर्म यूज़ कर रहे हैं, ऑक्सीजन डेप्थ। नाउ कम ओवर द थर्ड टर्म, रिगर मोर्टिस। क्या होता है रिगर मोर्टिस? कैडेवर, जो डेड बॉडीज होती हैं उसकी मसल्स कैसी हो जाती हैं उसके बारे में हम देखने वाले हैं। तो नेक्स्ट हेडिंग डालें, रिगर मोर्टिस, रिगर मोर्टिस, रिगर मोर्टिस, MORTIS, रिगर मोर्टिस। रिगर मोर्टिस को कैसे डिफाइन करेंगे आप? द रिजिडिटी ऑफ मसल दैट अकर्स आफ्टर डेथ इज कॉल्ड रिगर मोर्टिस। मतलब जैसे ही डेथ होती है तो मसल्स एक बार अकड़ जाती हैं, रिजिडिटी आ जाती है, टफनेस आ जाती है। तो लिखें द रिजिडिटी ऑफ मसल्स, मैंने स्पेशल टर्म लिखा यहाँ पे रिजिडिटी। तो रिगर मोर्टिस, मोर्टिस का मतलब डेथ। द रिजिडिटी ऑफ मसल्स that occurs after death is called rigor mortis। उसके लिए क्या टर्म यूज किया आपने, rigor mortis। रिजिडिटी आ गई, क्यों रिजिडिटी आई, क्या इसके पीछे रीज़न है, और रिगर मोर्टिस कब तक रहती है, मतलब कब तक डेथ के बाद कब कितनी देर तक बॉडी स्टिफ्ट दिखाई देती है, रिजिड दिखाई देती है, उसके बारे में मैं आपको समझाने वाली हूँ। इट इज़ ऑफ ड्यू टू वाई सेलुलर मेटाबॉलिज्म, जो प्रोसेस चल रही थी बॉडी में, इंटरनल केमिकल रिएक्शन चल रही थी, साइमल्टेनियसली क्या हो चुकी है बेटा, स्टॉप्ड हो चुकी है। डेथ हुई, मेटाबॉलिज्म स्टॉप्ड, तो एटीपी फॉर्मेशन भी क्या हो चुकी है, स्टॉप्ड हो चुकी है। तो रिगर मोर्टिस कब तक रहती है, कब तक मसल आपको रिजिड दिखाई देंगे, तो यू कैन राइट डाउन रिगर मोर्टिस डिसअपियर, कब तक दिखाई देंगे, यू कैन राइट डाउन डिसअपियर 15 to 25 आवर्स, डेथ के 15 से 25 घंटे तक रहती है। आफ्टर डेथ as protein degraded,
प्रोटीन डिग्रेड होने शुरू होती है, फिर से बॉडी क्या हो जाती है बेटा, लूज हो जाती है। तो आपको ये कॉन्सेप्ट होपफुली क्लियर हो गया होगा कि जो रिजिडिटी ऑफ मसल्स हैं आफ्टर डेथ, उसके लिए क्या टर्म यूज़ करते हैं, रिगर मॉर्टिस। तो यदि एक्सप्लेनेशन कहूँ तो एटीपी चाहिए थी बेटा, रिक्वायर्ड फॉर मसल कॉन्ट्रैक्शन, एक्टिन मायोसिन क्रॉस ब्रिज बनाने के लिए, एंड ऑल्सो रिक्वायर्ड टू ब्रेक डाउन ऑफ एक्टोमाइसिन कॉम्प्लेक्स। लेकिन आफ्टर डेथ क्या हो चुकी है, आफ्टर डेथ एटीपी एग्जॉस्ट हो चुकी है, मायोसिन हेड नॉट एबल टू डिटैच। यू कैन राइट डाउन, आपको लिखना चाहिए, ये पता होना चाहिए। तो आफ्टर डेथ एटीपी एग्जॉस्टेड, खत्म हो चुकी। एक एटीपी आपको एक्टोमाइसिन कॉम्प्लेक्स बनाने में यूज़ हो रही थी और एक एटीपी एक्टोमाइसिन कॉम्प्लेक्स को तोड़ने में यूज़ हो रही थी। अब जो कॉम्प्लेक्स बन चुके हैं बेटा, डेथ के होते ही मेटाबॉलिज्म क्या हो गई है, स्टॉप हो चुकी है। तो एटीपी भी बनना बंद, तो एटीपी एग्जॉस्ट हो गए। तो आफ्टर डेथ एटीपी एग्जॉस्टेड, मायोसिन प्रोटीन not able to detach from active site of actin, क्योंकि एटीपी एग्जॉस्ट हो चुकी है, जिसकी वजह से मायोसिन हेड डिटैच नहीं हो पाया। डिटैच का मतलब अलग नहीं हो पाया। किससे अलग नहीं हो पाया, एक्टिव साइट ऑफ एक्टिन से। दैट मीन्स muscle remained in contracted state। इसीलिए मसल किस स्टेट में रह गए, कॉन्ट्रैक्टेड स्टेट में रह गए बेटा। ये ध्यान से देखें मैं क्या लिख रही हूँ, मसल किस स्टेट में रह गए, कॉन्ट्रैक्टेड स्टेट में। और यही कॉन्ट्रैक्टेड स्टेट किसको लीड करता है, मसल स्टिफनेस को। और इसी मसल स्टिफनेस को, इसी मसल रिजिडिटी को आप क्या नाम दे देते हो, रिगर मॉर्टिस। आप क्या नाम दे देते हो, रिगर मॉर्टिस। तो आपसे पूछा जाए कि जो कैडेवर है, डेड बॉडी है, आफ्टर डेथ इमीडिएटली वो रिजिड क्यों हो जाती है, क्योंकि सभी मसल किस स्टेट में रह जाते हैं बेटा, कॉन्ट्रैक्टेड स्टेट में। लेकिन आफ्टर 15 और 24 घंटे डेथ के हो गए, धीरे धीरे मसल्स अपनी नॉर्मल स्टेट में आ जाते हैं। तो आप देख सकते हैं, और वो नॉर्मल स्टेट में क्यों आते हैं, ड्यू टू डिग्रेडेशन ऑफ प्रोटीन। ऐसा नहीं है कि मसल रिलैक्स में आ गए, क्योंकि 24 घंटे के बाद मैं कहूँ कि डेड बॉडीज़ हैं तो उसमें बैक्टीरियल प्यूट्रिफिकेशन, प्रोटीन ब्रेकडाउन शुरू हो जाएंगी। और जब मसल्स की प्रोटीन ब्रेकडाउन होंगी ड्यू टू बैक्टीरियल प्यूट्रिफिकेशन, तो धीरे धीरे बॉडी क्या हो जाएगी बेटा, फिर से लूजन होनी शुरू हो जाएगी, जो रिजिड और स्टिफ हो गई है ड्यू टू कॉन्ट्रैक्टेड स्टेट ऑफ मसल। क्योंकि एटीपी सप्लाई बीच में ही बंद हो गई, डेथ हो चुकी है। लेकिन 24 घंटे के बाद फिर से डेड बॉडी लूज होनी शुरू हो जाती है, इतनी स्टिफ, इतनी रिजिड नहीं रहती। इट इज़ ऑफ ड्यू टू प्यूट्रिफिकेशन, ब्रेकडाउन ऑफ प्रोटीन ड्यू टू बैक्टीरियल डिकम्पोजिशन। इसीलिए लंबे टाइम तक डेड बॉडीज़ को घर में नहीं रखा जाता, क्योंकि प्यूट्रिफिकेशन शुरू हो जाती है, फाउल स्मेल आनी शुरू हो जाती है, बैक्टीरियल ब्रेकडाउन शुरू हो जाता है। किनका, ऑर्गेनिक बायोमोलिक्यूल का, प्रोटीन्स का, फैट्स का, जिससे आपकी बायो बॉडी बनी है। तो ड्यू टू नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ एटीपी और क्रिटाइन फॉस्फेट, डिटैचमेंट ऑफ मायोसिन फ्रॉम एक्टिन कैन नॉट टेक प्लेस, resulting in permanent state of contraction. This phenomena is called rigor mortis. तो rigor mortis में आपने क्या देखा, this involve permanent state of contraction। क्यों permanent state of contraction हुई है, after death, permanent state of contraction after death। और ऐसा क्यों हुआ है बेटा, ऐसा क्यों हुआ है, क्योंकि एटीपी और क्रिटाइन फॉस्फेट की सप्लाई बंद हो चुकी, क्योंकि डेथ ही हो चुकी, मेटाबॉलिज्म स्टॉप ही हो चुका। तो इस फिनोमिना को क्या बोल दिया आपने, रिगर मॉर्टिस। लास्ट टॉपिक आ जाते हैं चैप्टर का, व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन रेड एंड वाइट मसल। रेड एंड वाइट मसल में क्या डिफरेंस है, जैसे आप बॉडी में देखते हो
कि कुछ पार्ट की मसल्स रेड कलर की दिखाई देती हैं, कुछ पार्ट्स की मसल वाइट कलर की दिखाई देती हैं। तो कलर इज ऑफ ड्यू टू सर्टेन पिगमेंट, डेफिनेटली पिगमेंट। जैसे आपका ब्लड का कलर रेड है, इट इज ऑफ ड्यू टू हीमोग्लोबिन। लीफ का कलर ग्रीन है ड्यू टू क्लोरोफिल। उसी तरह से मसल्स का भी कलर यदि रेड है और वाइट है तो डेफिनेटली कोई ना कोई रीज़न होगा। तो रेड है तो ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ सर्टेन पिगमेंट। तो नाउ कम ओवर डिफरेंसेस बिटवीन रेड मसल एंड वाइट मसल। वैसे तो होमवर्क भी दे सकती हूँ बेटा, चलो पर मैं करवा ही देती हूँ, अभी लेक्चर का टाइम बचा है। तो नेक्स्ट हेडिंग डालें रेड मसल एंड वाइट मसल, ये आपको पता होना चाहिए। रेड मसल एंड वाइट मसल, मसल फाइबर। नेक्स्ट हेडिंग डालें रेड एंड वाइट मसल फाइबर्स। क्लियर? Birds and mammals have two kinds of skeletal muscle fiber. Birds and mammals, यहाँ पे किन की बात कर रही हूँ मैं, बर्ड्स की और मैमल्स की। हैव two kinds of skeletal muscle fibers। हम स्केलेटल मसल्स की फिजियोलॉजी पढ़ चुके, कॉन्ट्रैक्शंस साइकिल पढ़ चुके, स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी, कुछ इम्पॉर्टेंट टर्म्स भी पढ़ चुके। तो अब हम थोड़ा सा इसका टाइप्स के बारे में भी पढ़ लेते हैं। तो दो तरह की मसल फाइबर होती हैं बेटा, रेड मसल फाइबर एंड वाइट मसल फाइबर। कुछ डिफरेंस मैं करवा देती हूँ, कुछ आप अपनी बुक से नोट कर लेना। तो नेक्स्ट हेडिंग डालें रेड मसल फाइबर एंड वाइट मसल फाइबर। देखिए मैं क्या बताने वाली हूँ इसमें। रेड मसल फाइबर डेफिनेटली रेड है। क्यों है रेड? ये ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ अ स्पेशल टाइप ऑफ पिगमेंट नोन एज मायोग्लोबिन। तो सबसे पहले तो बेटा जो इनकी नेमिंग है ना, नेमिंग किस बेस पे दी गई है, तो कैसा कलर होता है इनका, लिखें डार्क रेड इन कलर, डार्क रेड इन कलर होते हैं ये। और ऐसा क्यों होते हैं डार्क रेड इन कलर? ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ क्या? ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ लार्ज अमाउंट ऑफ what? मायोग्लोबिन। मायो स्टैंड फॉर मसल, ग्लोबिन स्टैंड फॉर प्रोटीन। ऐसे मसल प्रोटीन जो किसको स्टोर करते हैं? ऑक्सीजन। ऑक्सीजन बाइंडिंग क्या होती है यहाँ पे? ज़्यादा होती है। ये कैसे होते हैं बेटा? दीज आर लाइटर इन कलर। ऐसा नहीं है कि ये बिल्कुल प्योर वाइट होते हैं, फेंट रेड कह सकते हो, थोड़ा सा पिंकिश शेड कह सकते हो, या इसको वाइट शेड कह सकते हो, ऑफ वाइट सा होता है ये। लाइटर इन कलर ड्यू टू वेरी लेस क्वांटिटी ऑफ मायोग्लोबिन। तो यदि मसल्स में मायोग्लोबिन का लेवल हाई है, क्वांटिटी ज़्यादा है, तो उसका कलर कैसा है? रेड। और यदि क्वांटिटी वेरी लेस है बेटा, तो उसका कलर वो कैसा दिखाई देता है? वाइट। क्लियर है पॉइंट यहाँ तक? ये तो आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। अब यहाँ पे ऑक्सीजन, तो इसके ऑक्सीजन बाइंडिंग कैपेबिलिटी भी क्या होगी बेटा? ज़्यादा होगी। तो ऑक्सीजन बाइंडिंग इज हाई। क्यों है ऑक्सीजन बाइंडिंग हाई? क्यों है? ड्यू टू मायोग्लोबिन। ऑक्सीजन बाइंडिंग इज हाई, कैपेबिलिटी इज वेरी हाई। स्टोर ऑक्सीजन, ये स्टोर करती है ऑक्सीजन को एज, किस फॉर्म में? ऑक्सीजन स्टोर कर लेगी तो क्या बन जाएगा? ऑक्सी मायोग्लोबिन। जैसे हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन को बाइंड करता है तो क्या बना देता है?
ऑक्सी हीमोग्लोबिन। मसल्स के प्रोटीन ने ऑक्सीजन को बाइंड करा दिया तो क्या बना दिया, ऑक्सी मायोग्लोबिन। क्लियर है पॉइंट यहाँ तक। यहाँ पे जब मायोग्लोबिन का लेवल ही कम है बेटा तो ऑक्सी मायोग्लोबिन का भी क्या होगा, लेस होगा। तो ऑक्सी मायोग्लोबिन कंटेंट इज वेरी लेस, कंटेंट इज वेरी लेस, मतलब ऐसी मसल्स ज़्यादा से ज़्यादा ऑक्सीजन स्टोर करके रखती हैं। और किस फॉर्म में स्टोर करके रखती हैं, ऑक्सी मायोग्लोबिन। क्यों स्टोर करके रखती हैं, क्योंकि उनके पास मायोग्लोबिन है। क्लियर है पॉइंट आपको। तो अब यहाँ पे ऑक्सीजन ज़्यादा है तो ऑलवेज ग्लूकोज की मेटाबॉलिज्म कैसी चलेगी बेटा, एरोबिक। यहाँ पे ऑक्सीजन कम है तो ग्लूकोज की मेटाबॉलिज्म एरोबिक भी चलेगी और एनारोबिक भी चलेगी। तो यू कैन राइट डाउन इन्वॉल्व एरोबिक, ऑक्सीजन के प्रेजेंस में ग्लूकोज टूटता है तो हम क्या टर्म यूज करते हैं, एरोबिक। इन्वॉल्व एरोबिक ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज, ब्रेकडाउन ऑफ ग्लू C6H12O6। इसमें देखें आप, इसमें एरोबिक भी चलेगी लेकिन ऑक्सीजन कम है तो ज़्यादा ब्रेकडाउन किसके थ्रू चलती है, एनारोबिक। इन्वॉल्व एनारोबिक ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज, मेनली, नॉट 100%। यहाँ पे मैं लिख रही हूँ मेनली। ऐसा वर्ड मैंने क्यों लिखा, क्योंकि ऑक्सीजन है यहाँ पे लेकिन एज कम्पेयर टू रेड मसल फाइबर ऑक्सीजन लेवल क्या है यहाँ पे, लो। नॉर्मल कंडीशन में भी ऑक्सीजन का लेवल यहाँ पे क्या है, लो, क्योंकि इसके पास ऑक्सीजन स्टोरिंग यूनिट इतनी ज़्यादा नहीं है। दैट्स वाई यहाँ पे मेजर, ये क्वेश्चन एक बार नेट में आया है बेटा, तो इस पॉइंट को मैं स्पेशल नोट कराऊंगी आपको कि मेनली आपको ऐसा लगता है कि एरोबिक चलनी चाहिए लेकिन वाइट मसल फाइबर में मेनली कौन सी रेस्पिरेशन चलती है, एनारोबिक। ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे जरूरी नहीं है कि एनारोबिक चले तो लैक्टिक एसिड बनेगा। एनारोबिक का मतलब पार्शियल ब्रेकडाउन हो रहे हैं, एटीपी की जनरेशन क्या हो रही है, कम हो रही है यहाँ पे। तो यहाँ पे लिखें आप, ये मसल्स जो है एरोबिक है, डायरेक्ट एटीपी बना रहा है बहुत ज़्यादा, तो ये ज़्यादा ग्लाइकोजन को स्टोर नहीं करता, तो ये लेस ग्लाइकोजन स्टोर, और इट स्टोर लेस ग्लाइकोजन स्टोर, या आप सेंटेंस बना सकते हो इट स्टोर्ड लेस ग्लाइकोजन। ये क्योंकि एनारोबिक चलता है बेटा, तो आपको पता है कि एक ग्लूकोज ब्रेकडाउन होगा तो कितने एटीपी निकलेंगे, 2, तो इसीलिए इसको ग्लूकोज की डिमांड क्या है, ज़्यादा, तो ये ज़्यादा से ज़्यादा ग्लाइकोजन को स्टोर करके रखेगा। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा कि कौन सी मसल्स में ग्लाइकोजन ज़्यादा स्टोर होता है, तो आप किसको टिक करने वाले हो, वाइट मसल फाइबर को। तो यू कैन राइट डाउन मोर ग्लाइकोजन स्टोर्ड इन इट, ज़्यादा से ज़्यादा ग्लाइकोजन स्टोर्ड होता है इसमें। ठीक है, ठीक है यहाँ तक बेटा। यहाँ पे देख लें और क्या डिफरेंस आ रहा है इसमें। ये क्योंकि इसके पास एटीपी की सप्लाई कंटिन्यूस हो रही है, ज़्यादा से ज़्यादा O2 है, एरोबिक रेस्पिरेशन चलता है, तो एटीपी प्रोडक्शन रेड मसल्स में ज़्यादा होती है एज कम्पेयर टू वाइट मसल्स। जब एटीपी प्रोडक्शन ज़्यादा है तो ये लंबे टाइम तक कॉन्ट्रैक्शन साइकिल चला सकती है। तो शो कॉन्ट्रैक्शन फॉर लॉन्ग पीरियड, लेकिन क्योंकि इसमें एनारोबिक रेस्पिरेशन चल रही है, एटीपी प्रोडक्शन कम है एज कम्पेयर टू रेड मसल, तो ये कैसी कॉन्ट्रैक्शन शो करती है, फास्ट तो शो करती है लेकिन शॉर्ट पीरियड के लिए, फास्ट रेट ऑफ कॉन्ट्रैक्शन फॉर शॉर्ट पीरियड, ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, शॉर्ट पीरियड के लिए क्यों चलता है, क्योंकि लंबे टाइम तक इनकी मसल्स को एटीपी सप्लाई नहीं मिल पाती। लेस फटीग, कम थकती हैं ये, जल्दी नहीं थकती, क्योंकि देयर इज अ कंटिन्यूस सप्लाई ऑफ एटीपी, देयर इज लेस प्रोडक्शन ऑफ लैक्टिक एसिड,
और ये क्या है, बहुत जल्दी थकती हैं, सून गेट फैटिग्ड, बहुत जल्दी थक जाती हैं, थकने वाली मसल्स हैं। तो आप देखो कि जब आप पढ़ने बैठते हो तो आपकी सबसे पहले कौन सी मसल्स पेन करती हैं, बैक मसल, बैक में ना पेन होना शुरू हो जाता है। तो आपकी बैक में कौन सी मसल्स है, वाइट मसल्स, क्लियर। तो ये आप देख सकते हैं कि ये कुछ मेजर डिफरेंस है। यहाँ पे एटीपी प्रोडक्शन क्या है बेटा, वेरी हाई, यहाँ पे एटीपी प्रोडक्शन क्या है बेटा, वेरी लो। तो ये भी कुछ डिफरेंस लिख सकते हो, ये वैसे मैं लिखवा ही चुकी हूँ, ऊपर समझा चुकी हूँ। कुछ डिफरेंस आप अपनी तरफ से बना सकते हो। एटीपी प्रोडक्शन इज हाई, एटी प्रोडक्शन comparatively लो, वेरी लो। प्रोडक्शन, एटीपी प्रोडक्शन यहाँ पे कैसा दिख रहा है आपको, इज वेरी लेस, इज वेरी लेस। और भी देख सकते हैं आप कुछ डिफरेंस। यहाँ पे माइटोकॉन्ड्रिया के नंबर क्या होते हैं, ज़्यादा, यहाँ पे माइटोकॉन्ड्रिया के नंबर क्या होते हैं, कम। ये कुछ डिफरेंस है। तीसरा डिफरेंस है, ये थिन फाइबर होते हैं, ये थोड़े थिक होते हैं, थिकर होते हैं। थोड़ा सा यदि इनका स्ट्रक्चर को देख लें तो रेड मसल्स जो होते हैं फाइबर, उसमें आप और कुछ डिफरेंस लिख सकते हो। ये थिन होते हैं, थिन फाइबर्स होते हैं। जब इनके स्ट्रक्चर को देखें तो ये थिक फाइबर्स होते हैं। आप नीचे लिखेंगे, मेरा बस स्पेस नहीं है इसलिए मैं ऊपर लिख रही हूँ। जो आपकी मसल्स हैं इसमें एटीपी प्रोडक्शन ज़्यादा, और एटीपी कहाँ बनता है बेटा, यदि आप रिकॉल करें, पावर हाउस किसको बोलते हो, माइटोकॉन्ड्रिया को। तो इसमें न्यूमरस माइटोकॉन्ड्रिया हैं इन फाइबर्स में, इन सेल में, इनके स्केलेटल मसल फाइबर्स में। इसमें फ्यू माइटोकॉन्ड्रिया, वेरी फ्यू माइटोकॉन्ड्रिया, वेरी फ्यू माइटोकॉन्ड्रिया, क्योंकि एनारोबिक रेस्पिरेशन साइटोप्लाज्म में चलती है रादर देन इन माइटोकॉन्ड्रिया। तो आप देख रहे हैं कि ऐसे मसल फाइबर्स बॉडी में लोकेटेड हैं, स्पेशली इन बर्ड्स और किसकी बात कर रही थी मैं, मैमल्स की। तो कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं बेटा, और इस टॉपिक को, आज के सेगमेंट को कंक्लूड करते हैं। तो देखें आप, रेड मसल फाइबर्स और वाइट मसल फाइबर में डिफरेंस कर रहे थे, एग्जाम्पल कर लेते हैं। एग्जाम्पल के ऊपर एक बार क्वेश्चन आया नेट में, इसीलिए मैं करवा ही देती हूँ, क्यों छोड़ा जाए उसको। तो नेक्स्ट राइट डाउन एग्जाम्पल। एक्सटेंशन मसल ऑफ बैक, एक्सटेंशन मसल्स ऑफ बैक, सॉरी हमारी सबसे ज़्यादा, मैंने थोड़ा सा रॉन्ग बोल दिया है, एक बार ध्यान से देख लें। हमारी बैक की मसल्स थकती तो हैं पर इतनी जल्दी नहीं थकती, हम पूरा दिन काम करते हैं। तो अपनी बैक में कौन सी मसल है बेटा, रेड। और आपकी आई बॉल, आईज में आप देखते हो 5-10 मिनट हम स्क्रीन की तरफ देखें तो अपने को थोड़ा पेन फील होता है। तो अपनी आई की जो आई बॉल मसल है, दे बिलोंग टू विच कैटेगरी, वाइट आई। इन दोनों मसल को कंपेयर करो, बैक मसल को और वाइट आई मसल को, और आप देखो कि कौन सी मसल्स जल्दी थक रही हैं, किसमें फटीग, डिग्री ऑफ फटीग जल्दी अराइज हो रही है, अर्ली अराइज हो रही है। तो आप लिखेंगे वाइट आई मसल ऑफ, वाइट आई बॉल मसल, वाइट आई बॉल मसल कह सकते हो आप, आई बॉल मसल। ये किस कैटेगरी में आ रही है आपकी, वाइट आई। अब थोड़ा बर्ड का एक एग्जांपल दे दूं, जो आपके नीट में क्वेश्चन आया था बेटा, फ्लाइट मसल ऑफ ग्लाइडिंग बर्ड्स, जो बहुत लंबा डिस्टेंस फॉलो करती हैं, जैसे साइबेरियन क्रेन सुना होगा आपने, फैल्कन सुना होगा, ईगल वल्चर सुने होंगे। ये छोटी उड़ान उड़ते हैं या लंबी, बहुत लॉन्ग डिस्टेंस फ्लाइट फॉलो करती हैं ये। तो फ्लाइट मसल्स ऑफ ग्लाइडिंग बर्ड, जो बहुत लॉन्ग डिस्टेंस माइग्रेशन शो करती हैं और बहुत लंबी फ्लाइट करती हैं, उनमें कौन सी मसल्स है, उनके विंग्स में कौन सी मसल्स है बेटा, रेड मसल फाइबर से मिलके बनी है। लेकिन कुछ, जैसे आपने स्पैरो देखी होगी, मैना देखी होगी, वो क्या करते हैं, आपने क्या देखा होगा, फ्लाइट मसल ऑफ स्पैरो, और आपने देखा है कि वो लंबी दूर तक नहीं जाती, फुदकती हुई चलती हैं। क्यों, क्योंकि लंबी दूरी तक जाने के लिए उनको एटीपी सप्लाई क्या चाहिए, उनकी मसल्स को ज़्यादा, क्योंकि उनकी बॉडी में वाइट मसल फाइबर है, देयर इज़ नो सप्लाई ऑफ कांस्टेंट एटीपी। तो वो हॉपिंग करती हुई चलती हैं, फुदकती हुई, जंप करती हुई चलती हैं। तो फ्लाइट मसल ऑफ स्पैरो, ये किसका एग्जाम्पल है बेटा, वाइट मसल फाइबर का, फ्लाइट मसल ऑफ स्पैरो। तो ये कुछ कोरिलेशन आपको पता होना चाहिए। तो दिस इज द कंप्लीट एक्सप्लेनेशन ऑफ इम्पोर्टेंट टर्म्स। बस एक टॉपिक लास्ट रह गया बेटा इस चैप्टर का आपका,
डिसऑर्डर्स रह गए हैं, वो भी छोटे मोटे ही हैं, ज़्यादा लेंदी नहीं है, मेरे हिसाब से 10-15 मिनट का टॉपिक होगा। तो कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स कर लेंगे, डिसऑर्डर कर लेंगे नेक्स्ट सेगमेंट में। होपफुली आपने इस लेक्चर को एंजॉय किया होगा। फटाफट एक बार मैं रिकैप करा दूं बेटा कि आज के सेगमेंट में आपने क्या क्या पढ़ा। कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स पढ़े। सबसे पहला पढ़ा मसल फटीग, जिसमें मसल फटीग का मतलब क्या होता है, जिसमें पावर ऑफ कॉन्ट्रैक्शन रिड्यूस हो जाती है मसल्स की ड्यू टू एक्यूमुलेशन ऑफ लैक्टिक एसिड। नॉर्मली आपकी स्केलेटल मसल को ऑक्सीजन चाहिए, लेकिन जब लैक्टिक एसिड ज़्यादा बनते हैं तो ऑक्सीजन की डिमांड बढ़ जाती है। टू डिस्पोज लैक्टिक एसिड, उसके लिए आपने टर्म यूज़ किया ऑक्सीजन डेप्थ। आफ्टर डेथ 15 घंटे 20 घंटे तक अपनी मसल स्टिफ रहती हैं। ह्यूमन मसल क्या हो जाती है, स्टिफ, रिजिड हो जाती है, बहुत ग्रेट स्टिफनेस आ जाती है। और ये क्यों होती है, ड्यू टू एब्रप्ट डिसकॉन्टिन्यूएशन ऑफ एटीपी सप्लाई, क्योंकि मेटाबॉलिज्म स्टॉप हो गई तो एटीपी सप्लाई क्या हो चुकी बेटा, बंद। उसके लिए हमने क्या टर्म यूज़ किया, रिगर मोर्टिस। रिगर मोर्टिस क्यों होती है, ड्यू टू कंप्लीट सेजेशन ऑफ मेटाबॉलिज्म इंस्टेंटली आफ्टर डेथ। और जो मायोसिन हेड है इट रिमेन अटैच विथ एक्टिन फिलामेंट, तो मसल सार्कोमेयर क्या दिखाई देगी आपको, शॉर्टेंड दिखाई देगी। तो जो कैडेवर होते हैं, डेड बॉडीज़ होती हैं, उसमें पोस्टमार्टम के थ्रू ये पता लगाया जाता है कि इसकी डेथ कब हुई है। 1 दिन हो गए, 2 दिन हो गए, 4 दिन हो गए, या इसको कहते हैं कि अब तो 1 हफ्ते से ऊपर हो गया, अब इसको कहना मुश्किल है कि कितने दिन पहले इसकी डेथ हुई होगी। तो या फिर तुरंत डॉक्टर बताते कि नहीं डेथ अभी फ्रेश हुआ है, अभी 1 ही घंटा हुआ है, तो वो किसको देख के पता लगाते हैं, सार्कोमेयर की लेंथ को देख के कि कितनी रिगर मोर्टिस है, कितनी स्टिफनेस है। तो जितनी स्टिफेंड है मसल, इसका मतलब इंस्टेंट डेथ हुई है। धीरे धीरे जैसे जैसे टाइम होता जाता है बेटा, प्यूट्रिफिकेशन ऑफ प्रोटीन स्टार्ट हो जाती है, बैक्टीरियल ब्रेकडाउन करना शुरू कर देते हैं प्रोटीन्स को, बायोमोलिक्यूल को, तो मसल फिर से लूजन होनी शुरू हो जाती है। वो अलग कॉन्सेप्ट है। फिर आ जाती हैं बेटा, हमने 2 स्केलेटल मसल्स पढ़े जो आपकी बॉडी में मूवमेंट एंड लोकोमोशन में हेल्प करती हैं। और 2 तरह के फाइबर्स होते हैं, रेड मसल फाइबर, वाइट मसल फाइबर। कलर के बेस पे तो हमने बता दिया, लेकिन थोड़ा सा फिजियोलॉजी और इंटरनल एनाटॉमी देखें तो आपको कुछ मेजर डिफरेंस नज़र आ रहे हैं। रेड मसल इज रेड ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ अ रेड कलर पिगमेंट मायोग्लोबिन, और जब वो ऑक्सीजन को स्टोर करता है तो इट फॉर्म ऑक्सी मायोग्लोबिन। लेकिन मायोग्लोबिन का लेवल वाइट मसल फाइबर में कम होता है, जिसकी वजह से इसके पास ऑक्सीजन स्टोरिंग यूनिट क्या है बेटा, कम है। तो ज़्यादा मेजर मोड ऑफ रेस्पिरेशन कौन सा चलेगा इसमें, एनारोबिक, इसीलिए मसल जल्दी फटीग, जल्दी थकती हैं ड्यू टू ग्रेट फॉर्मेशन ऑफ लैक्टिक एसिड। तो आपकी वाइट आई मसल कंपेरेटिवली जल्दी थकती हैं एज कम्पेयर टू एक्सटेंशन मसल ऑफ बैक। क्लियर। यदि आपकी बैक में भी वाइट आई मसल होती तो वाइट मसल होती, मसल फाइबर होते, तो क्या होता कि हम 5-10 मिनट से ज़्यादा बैठ नहीं पाते, तुरंत थक जाती है वो मसल। तो बॉडी के अंदर जो अरेंजमेंट ऑफ मसल्स है ये डिपेंड करता है कि किसके अकॉर्डिंग उसका वर्क क्या है, उसी के अकॉर्डिंग मसल्स की भी अरेंजमेंट देखी गई है। फिर ये वाला क्वेश्चन एक बार बोर्ड में आया है बेटा कि फ्लाइट मसल ऑफ ग्लाइडिंग बर्ड्स, ईगल, वल्चर या जो भी लॉन्ग माइग्रेटरी बर्ड्स हैं, उनकी फ्लाइट मसल किससे मिलके बनी है, रेड मसल फाइबर। क्योंकि यदि वो जल्दी जल्दी थकने लग गई तो उनको बीच में ही क्या करना पड़ेगा, रेस्ट। लेकिन जैसे स्पैरो देखते हो आप, हॉपिंग करती हुई चलती है, उड़ी फिर रेस्ट करेगी, फिर उड़ेगी फिर रेस्ट करेगी, तो इट इज़ ऑफ ड्यू टू, क्योंकि उसकी फ्लाइट मसल किस मसल फाइबर से बनी है, वाइट मसल फाइबर। थैंक यू सो मच।